हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सिया लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। और इतने में आपसे लूंगा 2 से 3 मिनट का टाइम, क्योंकि पीपीटी यहां पर लग गई है गलत चैप्टर की। मैं इस पीपीटी को चेंज कराता हूं, फिर सही चैप्टर की पीपीटी लगाता हूं। 2 से 3 मिनट का टाइम दे दो प्लीज प्लीज प्लीज। अटेंडेंस लगा दो सारे बच्चे इतने। और थम्स अप कर देंगे अपने आप आवाज जाने लग जाएगी।
हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हो बेटा? तो आज अपन करने जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स का लेक्चर स्टार्ट। क्या पढ़ने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स के अंदर? भाई बहुत खतरनाक चैप्टर है आज इकोनॉमिक्स के अंदर। क्या होने वाला है भाई? आज पैसे के मार्केट के बारे में, मनी मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या हाल है? जय हिंद, जय सीए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का। लो सर चलेगा ये है? अबे ये कौन आ गया है? सर ये बच्चा तो मेरे को जानता भी नहीं होगा। अब से मैं पढ़ाऊंगा तुमको इकोनॉमिक्स। भाई साहब आ जाओ आ जाओ। लव सर इतनी एनर्जी से पढ़ाते हैं। लव सर का जोश जो इतना तगड़ा वाला है, आज से पढ़ोगे। आओ मनी मार्केट में। मनी मार्केट में क्या पढ़ने वाले? मनी मार्केट में पढ़ने वाले मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है भैया? आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी को। ऐसे करेंगे अपन जल्दी जल्दी अपना कोर्स को खत्म, है ना? है सर ये तो रेगुलर बैच था, इसके अंदर फास्ट ट्रैक क्यों कराए जा रहे हो? अरे डोंट वरी रे, डोंट वरी। तुम्हारे प्यारे धुआंधार लव सर यही है भाई। हो सकता है क्या? बदल सकता है क्या कोई लव सर को? पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई साहब आ जाओ। बच्चों का हार्ट अटैक ऊपर नीचे सब हो गया था। हेलो गाइस। तो भाई आज की क्लास में मैं यहीं पे था, मैंने कहा यार आज तो फाउंडेशन वाले बच्चों से भी एक बार मिल लेते हैं। कैसे हो बेटा? चलो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी पास हो और इंटर में आ जाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो टेक केयर, बाय बाय सर। बाय बाय सर, लव यू सर, बाय बाय। तो देख रहे हो दोस्तों, अभी अंकित मुंद्रा सर आए थे आपको पढ़ाने के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो अब मैं पढ़ाऊंगा आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आपके लिए एक सुंदर सा कलर बना लूं मैं यहां पे, ताकि आपको मजा आ जाए। ये मेरे को हरा रंग लग रहा है, मस्त एकदम रापचिक। एक ये वाले कलर से पढ़ाएंगे और येलो है ताई फिट। ओके रिपोर्ट है। लो जी मित्रों, चैप्टर नंबर 8 चल रहा है उस्ताद। इसकी यूनिट 5 है, यानी लास्ट यूनिट है। ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 8। 10 नंबर का चैप्टर है भाई। और यार थोड़ी सी राइटिंग खराब हो जाएगी, मेरे हाथ में लगी हुई है, हाथ में चोट लगी हुई है, ठीक है। और दिस इज यूनिट नंबर 3। यस गाइस, यूनिट नंबर 3। इसका पार्ट 2 मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 1 लास्ट क्लास के अंदर हो गया था और आज की क्लास में इसका पार्ट 2 पढ़ाया जाएगा। देखो भाई, इस पूरे चैप्टर के अंदर ना 3 चीजें हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी का ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें आप उसके कंपोनेंट्स पढ़ते हो, एसएलआर, सीआरआर, सब कुछ ये पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन आज तुम पढ़ोगे मॉनेटरी ट्रांसमिशन। क्या पढ़ोगे? मॉनेटरी ट्रांसमिशन। इसको मैं लिखता हूं ट्रांसमिशन अरे कैसी राइटिंग आ रही है ताऊ, ऐसी तो ना थी हमारी। अच्छा, उस वजह से आ रही है। ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो नंबर 1 आपको पहले मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, पाठक साहब, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉड्यूल के तरीके से। तो आप ध्यान से रखो। अच्छा, आर्यन बोल रहे सर एक बार फिर से एंट्री करो। लो मेरे भाई। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। वॉइस इज नॉट क्लियर बोल रहे हैं बच्चे, उसको मैं ठीक करता हूं, आप अटेंडेंस लगाओ। वॉइस इज नॉट क्लियर बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। वॉइस क्लियर करते हैं भाई, वॉइस क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट चलेगा ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उस्ताद ट्रांसमिशन का मतलब वैसे क्या होता है? ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसफर होती है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसफर हो सकता है क्या? यह बताऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता तो आरबीआई है, यानी सेंट्रल बैंक, लेकिन यह हमारे घर तक घुस जाती है, इकोनॉमी के अंदर हमारे को इंपैक्ट करती है। इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दोबारा रिपीट करता हूं, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है आरबीआई के द्वारा बनाई गई मॉनेटरी पॉलिसी का इंपैक्ट हमारे घर तक पहुंचना, इकोनॉमी के बहुत सारे वेरिएबल्स को, हमारी डिमांड को इंपैक्ट करना। भाई साहब, बनाई मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने है, इंपैक्ट हो गई हमारी डिमांड।
कैसे हुई? दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पूरा प्रोसेस है, बनेगा कहीं और, पहुंच हम तक गया, ये ट्रांसफर। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको जरा ढंग से मैं बता देता हूं। देखो दोस्तों, ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के दो स्टेप दिए हुए हैं। कहता है आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हुआ? मनी सप्लाई को इंक्रीज करना या फिर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना। इसकी वजह से स्टेप नंबर 1 होता है, चेंज हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, चेंज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा। और स्टेप नंबर 2, इसका इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे इंपैक्ट होगा। इकोनॉमिक वेरिएबल्स विल गेट चेंज्ड। इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जैसे कि मैं बात करूं, हमारी डिमांड, हम लोगों की, पब्लिक की डिमांड बदल जाएगी भाई यहां से। अब तुम बोलोगे सर पॉलिसी बनाई आरबीआई ने, मनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज कर दिया, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज डिक्रीज होगा, उसकी वजह से हमारी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होता है। आरबीआई किसी और पॉलिसी बनाता है और हमारे घर तक पहुंच जाती है। कैसे? ऐसे देखो होता कैसे है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ये रहा आरबीआई, मान लो ये आरबीआई है। इसने सोचा कि ये बैंक साहब है, बैंक है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी, कोई भी जो तुम्हारा प्यारा सुंदर सा बैंक हो वो सोच लो। इसने बोला कि देश में मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो जनरली आरबीआई क्या करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है। क्या करेगा? बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को जीसैक बोलते हैं। भाई साहब, बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज असलियत में रखी होती है, तुम बैंकिंग सिस्टम को समझो। खरीद लेगा और इसे दे देगा पैसा। क्या दे देगा? पैसा, मनी आ जाएगी। तो बैंक के पास फंड्स अवेलेबल होंगे, ज्यादा, मोर फंड आ जाएंगे। ठीक है, मोर फंड, मोर कबूतर, चील, ततैया, कुछ भी मान लो, लेकिन इंग्लिश वाला मोर है ये, ज्यादा, कोई पक्षी का नाम नहीं है। मोर फंड्स आर नाउ अवेलेबल। जब आरबीआई को मनी सप्लाई बदलनी होती है, वो जानबूझकर बैंक से पंगे लेता है। अभी आरबीआई का मूड है मनी सप्लाई बदलने का, तो वो बहुत सारे पंगे ले सकता है। एक पंगा ये भी है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेगा और इसको पैसा दे देगा, बैंक के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा और बैंक हम सबसे बोलेगा लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। बैंक गया तुम्हारे घर पे, अरे लोन ले लो भाई, अदिति लोन ले ले, मदारा लोन ले ले, श्वेताक्षी लोन ले ले, माधव लोन ले ले, प्रवेश लोन ले ले, मधु लोन ले ले, बोलेगा श्रद्धा लोन ले ले। ये बैंक बोलेगा लोन ले ले, लोन ले ले, लोन ले ले, बोलेगा लव लोन ले ले। काहे को उड़ता तीर लेंगे हम? हरिनाथ भाई, बैंक बोलेगा लोन ले लो, तो तुम लोन ले लोगे क्या? कोई लोन नहीं लेगा। तो बैंक बड़ा चालाक है। बैंक क्या करता है? अपने पास बहुत सारा पैसा है, वो लोन देने के लिए इंटरेस्ट कम कर देता है। क्या कम कर देता है? इंटरेस्ट कम कर देता है। अब पब्लिक लोन ले लेगी, अब पब्लिक लोन ले लेगी, सस्ते में मिल रहा है। लोन लेने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, लोन लेने से मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखेंगे, इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई में नेगेटिव रिलेशन होता है। जब इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है तब लोग लोन ज्यादा ले लेते हैं, और जब लोग लोन ज्यादा ले लेंगे तो भाई साहब उनके पास पैसा ज्यादा आएगा, वो हर सामान को ज्यादा खरीदेंगे। हर सामान मतलब जिसको घर लेना घर लेगा, जिसको गाड़ी लेनी है घोड़ा लेना है, मोटरसाइकिल लेनी है, किसी को साइकिल पसंद है तो वो साइकिल भी ले सकता है। ठीक है, तो ऐसे में होता है। अब मान लो यार, ये तो वो कहानी हो गई, पेप्सी ने, मान लो ये पेप्सी कंपनी है, इसने बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक बना दी। वो बोलेगा पेप्सी पी लो, पेप्सी पी लो, आलोक पेप्सी पी ले, हरिनाथ पेप्सी पी ले, सम्यक पेप्सी पी ले, प्रवेश पेप्सी पी ले, कृतिका पेप्सी पी ले, अदिति पेप्सी पी ले। तो तुम पेप्सी पी लोगे क्या? नहीं पियोगे। जब ये कंपनी बोलेगी पेप्सी सस्ती कर दी, 2 रुपए की पेप्सी, लव सर सेक्सी, ऐसे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ठीक है, वो तो तुम जानते हो। ठीक है, मान लो पेप्सी बहुत सस्ती हो गई, 2 रुपए की हो गई, अब पी लोगे, अब पी लोगे। रेट से होता है, रेट से, सारी स्कीम रेट से खेली जाती है। तो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, लोन ज्यादा हो जाते हैं, मनी सप्लाई ज्यादा हो गई, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे माल की। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर आरबीआई इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर इससे पैसा ले लेता तो इसके पास फंड कम बचते, ये कहता कम पैसा है भाई, इंटरेस्ट बढ़ा देता ये, फिर लोग लोन कम लेते, मनी सप्लाई कम हो जाती, डिमांड कम हो जाती। ये आरबीआई की पॉलिसी का इंपैक्ट घर तक पहुंच गया हमारे।
दोस्तों ये घर तक पहुंच गया। तो सबसे पहले अफेक्ट कौन होता है मॉनेटरी पॉलिसी में? इंटरेस्ट रेट सबसे पहले अफेक्ट होती है, उसके बाद हमारे घर की बारी आती है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बारी आती है। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स की बारी आती है। ठीक है ललित, हेडफोन जरूरी नहीं है, अब मैं शांत हो जाऊंगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट लिखा है ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इसको एक बार भाप लेते हैं, जांच लेते हैं है क्या माजरा ये। तो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ चेंज मेड बाय आरबीआई टू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। कहता है ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि कैसे आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की सेटिंग को चेंज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी सेटिंग को चेंज करता है, इसके फ्लो को चेंज करता है थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन। कहता है कैसे ये मनी सप्लाई को चेंज करेगा, लोगों के घर की बिजनेस एक्टिविटी, डिमांड वगैरह बदल जाएगी, प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा। इन्फ्लेशन कैसे प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा? अरे भाई जब तुम ज्यादा चीजें खरीदोगे तो उसका रेट भी बढ़ेगा, तो वही इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ने से रेट भी बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन भी हो सकती है। ठीक है जी। तो कहता है जो पूरा ये ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म है इसको हम दो स्टेज में समझ सकते हैं। वैसे इसको दो स्टेज बनानी नहीं चाहिए थी, मैं अगर मॉड्यूल बनाता तो मैं इसे दो स्टेज नहीं बनाता, फालतू फंड की दो स्टेज है। अबे सीधा मनी सप्लाई पे इंपैक्ट बताता, घर में इंपैक्ट बताता। कहता है सबसे पहले चेंज होती है मॉनेटरी पॉलिसी जिसके अंदर इंटरेस्ट बदला जाता है ना। सबसे पहले चेंज होती है मॉनेटरी पॉलिसी, इसके हिसाब से इंटरेस्ट बदला जाता है, इंटरेस्ट बदल जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर। और चेंज टू इंटरेस्ट रेट, इस इंटरेस्ट रेट चेंज होने की वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट होगी। कैसे? भाई साहब इंटरेस्ट रेट मान लो कम हो गया तो हम लोन ज्यादा लेंगे, पैसा ज्यादा आ जाएगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगी और महंगाई भी बढ़ सकती है। तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा, बिजनेस एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। ये बहुत आसान सी बात है, ये मॉड्यूल के हिसाब से भी समझ में आ गई होगी। पहले मैंने अपने हिसाब से समझाई, अब मॉड्यूल के हिसाब से समझाई। अब दोस्त जो ये चेंज होते हैं, ध्यान समझना, जो ये ट्रांसमिशन है, ये जो ट्रांसमिशन है ये हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, इसके बहुत सारे मीडियम हैं, इसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते। ये रास्ते हैं प्यार के, रास्तों को बोलते हैं मीडियम। मीडियम को यहां बोल दिया चैनल। चैनल जैसे कोई न्यूज आती है, कोई भी न्यूज आती है तो कोई, हर बंदे के पास अलग चैनल होते हैं न्यूज को देखने का। कोई आज तक से देखता है, कोई जी न्यूज से देखता है, कोई यूट्यूब से देखता है, कोई दोस्तों से सुन लेता है, कोई वारदात पे पहुंच जाता है वहां पता लगा लेता है घटना का। तो यहां पर बहुत सारे चैनल्स हैं। तो आपके सिलेबस को मुश्किल बनाने के लिए मॉड्यूल ने बोल दिया कि ट्रांसमिशन इंपैक्ट दिखाने के लिए हम कुछ चैनल्स को एक्सप्लेन करेंगे, कुछ ऐसे मीडियम है, कुछ ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू हमारे घर की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है। तो वो रास्ते देखने हैं भाई साहब। पहला रास्ता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल। कहता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होती है। पहले मैं खुद पढ़ाता हूं, फिर इस पे आऊंगा। देखो जी, आरबीआई ने अगर मान लो इंटरेस्ट रेट को बदल दिया, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि डिक्रीज कर दिया, भाई इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ये इंटरेस्ट रेट कौन सा है? ये सारे इंटरेस्ट रेट राजे। अगर तुम बैंक से लोन लोगे तो भी कम इंटरेस्ट में मिलेगा आपको, अगर तुम बैंक के अंदर पैसा जमा कराओगे, सेव करोगे, तो भी आपको कम इंटरेस्ट मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1, अगर आप इंटरेस्ट कम हो गया और आपको सेविंग पे इंटरेस्ट कम मिल रहा है तो तुम सोचोगे यार छोड़ यार, इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है, बैंक के अंदर पैसा कम रखते हैं, अपने पास ज्यादा रखते हैं, तो लोगों की सेविंग इंपैक्ट हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट कम करने से सेविंग कम हो जाती है कृष्णा राय। ठीक है, और एक इंपैक्ट और आता है, इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा तो हम लोन भी ज्यादा उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, कंपनी, फर्म, बिजनेस भी उठाएंगे और लोन उठाकर इसको इन्वेस्ट भी कर देंगे। तो एक चैनल तो ये है कि इंटरेस्ट रेट के कम होने से हमारी सेविंग बढ़ जाती है और सेविंग कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। भाई साहब हमारी सेविंग पे इंटरेस्ट कम मिलेगा, हम कम सेव करेंगे, हमें लोन पे इंटरेस्ट कम मिलेगा, हम लोन ज्यादा ले लेंगे। यही तो बेसिक सी बात है। अच्छा श्वेताक्षी कुमारी, थैंक यू सो मच। ये मदारा बोल रही है सर आपका जीटी दिखा दो। जीटी क्या होता है? ये जीटी मुझे नहीं पता यार। ठीक है, ओके, तो इस चैनल को यहां देख लेते हैं, मॉड्यूल ने क्या तबाही मचाई है तुम्हारे लिए, लैंग्वेज कैसे लिखी है। तो मॉड्यूल की लैंग्वेज यहां देख लो भाई साहब, कैसे परेशान करना चाह रहा है। बोलता है
सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल, 4 चैनल पढ़ने आपको। कितने चैनल? 4 चैनल। ये पहला चैनल है। तो बोलता है दिस चैनल टिपिकली अफेक्ट कंजम्पशन, हाउसिंग इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। कहता है इस चैनल से हमारे घर का कंजम्पशन अफेक्ट होता है। कैसे? हम भैया सेविंग कम करेंगे, कहां गया, हम सेविंग कम करेंगे तो पैसा ज्यादा अपने पास रखेंगे, मस्त खर्चा करेंगे, मस्त साइकिल खरीदेंगे, तो इससे हमारा कंजम्पशन अफेक्ट होता है, सेविंग भी अफेक्ट होती है, दोनों अफेक्ट होती है। ठीक है जी, ओके। फिर देखोगे तो अपने को लोन मिल रहा है सस्ते रेट में, हम लोन ज्यादा ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। जो वो इन्वेस्टमेंट हमारी घर खरीदने की भी हो सकती है और बिजनेस की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब इसको कैसे लिखा है? लड़की बना दिया तेरे को। अक्षत पूछ रहा है हमारी वॉच कितने करोड़ की? सेकेंड हैंड खरीदी है भाई, द्वितीय हस्त में खरीदी हुई है। सरीश जी बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब तुम कहीं भी पैसा लगा लो, बॉन्ड में लगा लो, कहीं भी लगा लो यहां पर, लेकिन यहां बॉन्ड मत समझना। इन्वेस्टमेंट का मतलब है फिक्स्ड एसेट्स परचेज करना। अच्छा, तान्या गुप्ता कह रही है जीटी कार सर। अरे हमारी औकात कहां है वहां तक यार, तुम कहां ले जा रहे हो हमें सोचने के लिए। ठीक है, 100 स्टार का ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना आपके लिए तो वो भी कम है कृष्णा राय। अरे फिंगर में यार बस पूछो मत क्या हुआ। ठीक है, तो ये समझा रहा है, कह रहा है अगर लो कर दिया गया, कलर चेंज कर लेते हैं सुंदर सा एक और। हाँ, कहता है अगर लो कर दिया गया इंटरेस्ट रेट को, किस पर? बैंक डिपॉजिट पे। अगर तुम बैंक में डिपॉजिट कराओगे, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया, तो हाउस होल्ड को रिड्यूस हो जाएगा इंसेंटिव। हाउस होल्ड का एक मन खत्म हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, उसके पास इंसेंटिव नहीं रहेगा टू सेव देयर मनी, तो वो पैसा सेव करना स्टार्ट कर देगा। सेव करना स्टार्ट करेगा मतलब इंक्रीज करेगा अपनी स्पेंडिंग को ऑन जीएस। जीएस का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। वो सेविंग कम करेगा तो ऑब्वियसली कंजम्पशन ज्यादा करेगा। और दूसरा इंपैक्ट बता रहा है, ये पहला इंपैक्ट है जो हमारी सेविंग पे गया, सेविंग हो गई। दूसरा इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट पे आएगा, कहेगा लोअर इंटरेस्ट रेट की वजह से लोन सस्ते हो जाते हैं, तो ये लोअर इंटरेस्ट रेट हाउस होल्ड को एनकरेज कर सकता है, बिजनेस को भी एनकरेज कर सकता है कि ज्यादा लोन ले ले। बोरो मोर, बोरो मोर, बोरो मोर एंड परचेज सम साइकिल, सॉरी, बोरो मोर एंड परचेज सम मशीन टू इन्वेस्ट, सो दे फेस लोअर रीपेमेंट्स। लोअर रीपेमेंट मतलब, रीपेमेंट का मतलब होता है पैसा वापस देना। इंटरेस्ट रेट कम है तो उसके बदले में हमें कम रीपेमेंट करनी पड़ेगी, सस्ता इंटरेस्ट मिलेगा। लोअर लैंडिंग रेट सपोर्ट हायर डिमांड फॉर एसेट्स सच एज हाउसिंग। अब भैया तुम्हारे पास इंटरेस्ट रेट कम है, पैसा ज्यादा आ गया, पैसा ज्यादा आ गया, तुम घर भी खरीद लो, हाउसिंग वगैरह खरीद लो। ठीक है, अरे KTM 125 GT बाइक की बात कर रहे हो क्या? है हटा सावन की घटा, बत्ती बुझा, अपन बुलेट वाले हैं, रॉयल एनफील्ड। अच्छा, श्वेताक्षी करिए सर का इनकम बस 10 रुपया है। कितनी जीरो मुझे दिख भी नहीं रही उसमें भाई। ओके, चलो जी भैया आगे बात करो। दूसरा चैनल बताने से पहले इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट चैनल को थोड़ी सी बात और कर रखी है। कह रहा है लोअर लैंडिंग रेट है, मतलब वही बकलोली, लैंडिंग लिख दिया, इंटरेस्ट ही लिख देता। इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस की भी, बिजनेस वगैरह कैपिटल गुड्स जैसे कि नए नए इक्विपमेंट और मशीन और बिल्डिंग बनवाने लग जाएंगे। बस इतना ही है। क्यों? क्योंकि इससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग सस्ती हो गई। कॉस्ट ऑफ बोरिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट सस्ता हो गया, उधार लेने का खर्चा सस्ता हो गया। ठीक है, तो ठीक है भैया, बस इतना ही पढ़ लेना, इसको आगे और बकलोली में घुसने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ बोरिंग दोबारा लिखी हुई है, इतना ही करना है। दूसरे चैनल पे आएंगे भैया, ये है कैश फ्लो चैनल। कैश फ्लो चैनल यानी आरबीआई की सेविंग से हमारे घर का कैश अफेक्ट होता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से हमारे घर का कैश अफेक्ट होता है। ठीक है, कैसे अफेक्ट होता है अब जरा बात रखते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। लिखा हुआ है कि अ रिडक्शन इन लैंडिंग रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए तो इट रिड्यूस इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑन डेट। इसकी वजह से इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल फॉर हाउस होल्ड एंड बिजनेस टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? ये तो मॉड्यूल बोलता है, लेकिन इसको अपनी लैंग्वेज में समझाएंगे। दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। एट द सेम टाइम अ रिडक्शन इन लैंडिंग रेट या इंटरेस्ट रेट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इनकम दैट हाउस होल्ड एंड बिजनेस गेट फ्रॉम डिपॉजिट। क्या बोल रहा है ये? अब ढंग से समझो, अब समझो लव कौशिक की लैंग्वेज में।
देखो जी, सीधी सीधी बात करते हैं। देखो जी, कहता है इंटरेस्ट रेट कम होने का हमारे कैश पे इफेक्ट पड़ता है दो तरीके से। मान लो तुमने लोन उठा रखा है 10% पे, एकदम से आरबीआई ने इंटरेस्ट कम कर दिया, 6% कर दिया, तो बताओ आप पुराने वाला ही लोन का इंटरेस्ट देते रहोगे या आरबीआई ने इंटरेस्ट कम किया है तो आप कम इंटरेस्ट पे पेमेंट करोगे? अब भाई साहब, असलियत में क्या होता है, बच्चों को लगता है कि हमने 10% पे लोन लिया है तो हमेशा हमें 10% ब्याज देना है। आज के टाइम का लोन बहुत डिफरेंट है। अगर मार्केट में 10% इंटरेस्ट चल रहा है तो हमें 10% देना है, मार्केट में 6% हो गया तो हमें इंटरेस्ट 6% देना है। तो आरबीआई ने अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो हमारे पास ये 4% का कैश बच जाएगा भाई, 4% का कैश बच जाएगा। पलक अग्रवाल, ये होता है आज के टाइम में, मार्केट बेस्ड लोन होते हैं तो उनके ऊपर आपको पैसा बच जाता है, बच जाता है। तो ये आपके घर के अंदर कैश फालतू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यही लाइन लिखी थी, अगर आरबीआई ने रिड्यूस कर दिया इंटरेस्ट रेट तो अब जो आपको रीपे करना पड़ता है इंटरेस्ट अपने उधार पे, डेट पे, वो कम करना पड़ेगा। आपके पास ज्यादा कैश अवेलेबल होगा, 4%, आप ज्यादा सामान खरीद पाओगे। ठीक है, दूसरी बात इसने समझाई है कि भाई साहब ये इंटरेस्ट तो डिपॉजिट पे भी कम हुआ है। अगर आप अपने बैंक में पैसा रख रहे थे तो बैंक पहले आपको 5% का इंटरेस्ट दे रहा था, अब दे रहा है 2% का। तो आपकी जेब से, यानी आपको पहले 5% की इनकम हो रही थी, अब 2% की, तो 3% की आपकी इनकम सेक्रीफाइस भी होगी। तो देखो 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 कितनी बातें कर रहा है। कह रहा है इंटरेस्ट रेट कम होने से तुम्हारे को कम पैसा देना पड़ता है, यहां तो कैश फ्लो तुम्हारे पास ज्यादा आएगा, लेकिन तुम्हें नुकसान भी है। एट द सेम टाइम तुम्हारी इनकम भी सेक्रीफाइस हो जाएगी, जो तुम इंटरेस्ट बैंक से कमा रहे थे वो भी कम हो जाएगा। तो दो तरफा मार मारता है, दो तरफा, ये दो धारी तलवार है। कृष्णा राय, अगर इंटरेस्ट बढ़ गया तो इसका उल्टा उल्टा इंपैक्ट होना शुरू हो जाएगा। मॉड्यूल में सिर्फ एक ही इंपैक्ट दिया हुआ है तो उतना ही देखेंगे हम। ठीक है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कैश फ्लो चैनल में कि दो इफेक्ट होते हैं, ये दो इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, बट अ रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट कैन एक्सपेक्ट टू इंक्रीज स्पेंडिंग इन इकोनॉमी। ओवरऑल बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो स्पेंडिंग इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाएगी, जब फर्स्ट इफेक्ट लार्जर देन सेकंड इफ होगा। यानी कहता है अगर ये तुम्हारे को ज्यादा बच रहा है, मान लो 4% तुम्हें फायदा हुआ, यहां 3% का नुकसान हुआ, तो फर्स्ट इफेक्ट लार्जर हुआ, सेकंड इफेक्ट लोअर हुआ। अगर ऐसा हुआ, हमेशा होगा जरूरी नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो 1% का तो ओवरऑल फायदा ही हो रहा है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर लोगों की स्पेंडिंग बढ़ जाती है। दो हो गया। तीसरे चैनल पे आते हैं, एसेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल। एसेट प्राइस एंड वेल्थ चैनल। ठीक है जी, अब यहां पर आपको मतलब समझा दूं, पहले इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले लव सर की इकोनॉमिक्स फिर मॉड्यूल की इकोनॉमिक्स। दोस्तों, एसेट का मतलब है तुम्हारी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जैसे कि मान लो हाउस। वेल्थ का मतलब है तुम्हारी संपत्ति, संपत्ति मतलब मान लो ओल्ड और न्यू और करंट सारा कैश मान के चलो, अभी ये तुम्हारे पास टोटल माल है। हां समर्थ जोशी, ठीक है, अब मेरी बात समझो। देखो जी, आरबीआई की इंटरेस्ट रेट हमारी प्रॉपर्टी और एसेट दोनों को अफेक्ट करती है। पहले तो एसेट की बात कर लो, फॉर एग्जांपल घर की। देखो भैया, अगर मान लो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो भैया लोग लोन ज्यादा ले लेंगे, ज्यादा लेंगे तो बहुत सारे एसेट परचेज करना चाहेंगे। एसेट में मान लो कोई घर परचेज करना चाह रहे हैं, एग्जांपल यही लेते हैं, घर परचेज करना चाह रहे हैं, तो भाई अब देखो इस घर की वैल्यू 5 करोड़ है। कितनी करोड़ है? 5 करोड़। अब इस घर वाले के पीछे सब पड़ गए, सब बोल रहे हैं प्रिया को, मेरे को तो तेरा घर पसंद है। पहले किसी की औकात नहीं थी 5 करोड़ का घर खरीदने के लिए, लेकिन अब सब प्रिया को बोल रहे हैं कि बैंक हमें पैसा दे रहा है कम इंटरेस्ट पे, लोन पे लोन आ रहा है, हमें तेरा घर पसंद है, 5 करोड़ में तेरा घर ले लेंगे। तो प्रिया के भी भाव बढ़ जाएंगे। यहां पे प्रिया बोलेगी मेरे घर की डिमांड बढ़ चुकी है तो अब मेरा घर 10 करोड़ का है। तो यूं कहते हैं
इंटरेस्ट रेट कम होने से हाउसिंग प्राइस बढ़ जाते हैं। ये तो मैंने अखबार वाली बात बता दी, असली इकोनॉमिक्स। लेकिन हाउसिंग प्राइस नहीं, वो बोलता है एसेट प्राइस बढ़ जाते हैं। एसेट प्राइस बढ़ जाते हैं कैसे? इंटरेस्ट रेट कम होने पे लोगों पे ज्यादा माल आता है, वो डिमांड ज्यादा कर देते हैं, और डिमांड ज्यादा कर देते हैं, फिर बढ़ जाता है। चेष्टा करिए सर, ये जरूरी है कि डिपॉजिट और बोरिंग पे एक साथ कम ज्यादा हो? हाँ, ये जरूरी है, चेष्टा एक साथ ही होता है। ठीक है जी। ये क्या डॉट 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 राहुल, सुनील, सम्यक, मोहित, पृथ्वी, आयुष, हाँ पंडित जी क्या बोल रहे हो? ओके, तो भाई साहब इंटरेस्ट रेट कम होने से एसेट पे इंपैक्ट पड़ता है, हमारे घर की वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, ध्यान रखना। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, समझ गए? एसेट प्राइस बढ़ गया। अब यहां पर प्रिया को बेनिफिट क्या है? एक छोटी सी बात बता रहा हूं अलग से, प्लीज समझ लेना। प्रिया को बेनिफिट क्या है? प्रिया भी चालाक है। प्रिया एक बार बैंक गई थी लोन लेने के लिए। प्रिया ने बोला 5 करोड़ का घर गिरवी रख लो, मुझे लोन कितना दोगे? बैंक बोल रहा है तेरे को 4 करोड़ लोन देंगे। तो प्रिया के पास 4 करोड़ की संपत्ति आ रही थी, इससे कैश आ रहा था। अब प्रिया का घर इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से 10 करोड़ का हो गया। अब प्रिया बैंक गई, कह रही मेरा 10 करोड़ का घर है, अब लोन दे दो। बैंक कह रहा है 8 करोड़ का लोन मिल जाएगा तुम्हें। यानी जितना बैंक गिरवी रखता है, कोलेटरल रखता है, उससे कम लोन देता है ना। इसके डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं, वो तुम्हें पता ही होगा। देख रहे हो ध्यान से? देख रहे हो क्या हुआ? तो ये चीज है, इंटरेस्ट कम हुआ, घर की वैल्यू बढ़ जाती है, और अब हम घर को गिरवी रख के ज्यादा पैसा लोन पे ले सकते हैं, ज्यादा पैसा लोन पे ले सकते हैं। यही बात यहां पर बताई हुई है, आप समझो जरा इस चीज को। कलर कौन सा यूज करूं? कलर थोड़ा सा ग्रीन सा यूज कर लेते हैं। लिखा है लोअर इंटरेस्ट रेट अगर हो गया तो ये एसेट प्राइस को सपोर्ट करता है, इससे एसेट प्राइस बढ़ जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा घर हो गया या कोई और इक्विटी हो गई। ठीक है? कैसे? लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, लोग ज्यादा लोन लेंगे, लोग तुम्हारे घर की डिमांड बढ़ा देंगे। पता नहीं ये क्यों पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं देता, फिर इसने बोल दिया इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो घरों की डिमांड बढ़ जाएगी, एसेट की डिमांड बढ़ जाएगी। अबे ढंग से बता लेता, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, वो एसेट की डिमांड भी करेंगे, करेंगे, बोल देता। ठीक है? तो वन रीजन फॉर दिस इज दैट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू मैथ्स में पड़ी होगी, ऑफ फ्यूचर इनकम इज हायर व्हेन इंटरेस्ट रेट आर लोअर। कहता है अगर इंटरेस्ट रेट लोअर है तो अभी आपको फ्यूचर इनकम की प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू हायर लग रही होगी। मैथ्स में पढ़ा होगा, वरना इसको समझना जरूरी नहीं आपके लिए। ठीक है? और एसेट प्राइस अगर हायर है, प्रिया का घर अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ का हो गया तो इसकी वजह से अब जो इसकी कोलेटरल की वैल्यू है वो ज्यादा हो गई है। 5 करोड़ से 10 करोड़ का हो गया तो अब ये बैंक से ज्यादा लैंडिंग ले सकती है। 5 करोड़ का घर गिरवी रखवा के 4 करोड़ का लोन ले रही थी। ये लोन क्यों ले रही थी? इसको समोसे बनाने थे। ठीक है? तो दिस कैन मेक इजियर फॉर हाउस होल्ड एंड बिजनेस टू बोरो। इससे हाउस होल्ड और प्रिया के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो लोन ले सकती है। ठीक है? समझ गए? और बोलता है एन इंक्रीज इन द एसेट प्राइस, अगर प्रिया के घर की वैल्यू बढ़ गई तो इससे प्रिया की वेल्थ भी बढ़ जाएगी, यानी कैश भी बढ़ जाएगा, बेच देगी तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है? सो दिस कैन लीड टू हायर कंजम्पशन एंड हाउसिंग इन्वेस्टमेंट। अब इससे ज्यादा कंजम्पशन हो जाएगा, लोग घर खरीद रहे हैं तो हाउसिंग इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो जाएगी। दिस इज एसेट प्राइस वेल्थ। आरबीआई की बदली हुई पॉलिसी हमारे घर तक कैसे पहुंच गई ये बताता है। चलो जी, कोई बात नहीं। कितने चैनल पढ़ लिए हमने पढ़ लिए भैया 3 चैनल। चौथा चैनल है एक्सचेंज रेट चैनल। एक्सचेंज रेट चैनल राजे, इसको पहले अपने लैंग्वेज में बताऊंगा। एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में? एक्सचेंज रेट का मतलब है डॉलर को खरीदने का रेट। एक्सचेंज रेट बोलो या बोलो फॉरेन एक्सचेंज रेट, डॉलर को खरीदने का रेट। मान लो अभी $1 82 रुपीज का आ रहा है, एक्सचेंज रेट यही है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं 82 रुपीज का $1, 82:1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है? कहते हैं फॉरेनर्स हमारे देश में पैसा लगाते हैं। प्रिया तुम्हें पता नहीं है, यूएसए में रहती है। ठीक है? लेकिन यूएसए का एक बंदा और है जिसे बोलते हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स मान लो, और भी है टेस्ला का मालिक इलॉन मस्क है।
ये हमारे देश में पैसा लगा रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, भर भर के माल लगाते हैं, भर भर के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तुम्हें पता है, भर भर के इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गई, इंटरेस्ट रेट कम हो गई तो इनकी इन्वेस्टमेंट पे इनकी अर्निंग कम हो जाएगी। ये बोलेंगे भैया इंडिया पे पैसा लगाने से हमें कम बेनिफिट हो रहा है। इंडिया वालों को मान लो फॉरेन बैंक भी लोन देते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहां पर लोन सप्लाई कर रहे हैं। अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो ये बोलेंगे अरे हटाओ, इंडिया में पैसा नहीं लगाना, चाइना में लगा लेंगे। तो ये शिफ्ट कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को, ये इंडिया से पैसा निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। मेरी बात दोबारा ध्यान से समझना, मैं समझाना चाहता हूं आपको कि मनी सप्लाई का एक्सचेंज रेट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो मुझे पहले बताना पड़ेगा आपको कि फॉरेनर्स हमारे देश में फंड डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लोन भी देते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो ये अपना पैसा निकाल के किसी और देश में लगा देते हैं। इससे हमारे देश में फंड कम हो जाता है और हमारे देश की रुपी वैल्यू गिर जाती है। पता है तुम्हें रुपी वैल्यू गिर जाएगी, यहां पर रुपी वैल्यू गिर जाएगी। अब भाई कोई विदेशी लोग हमारे देश में से पैसा निकाल रहे हैं तो लोगों को यह बता रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बेइज्जती कर रहे हैं कि इंडिया में पैसा मत लगाओ, यहां ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। तो ये हमारी रेपुटेशन के ऊपर बात आ रही है। बाकी ये वैल्यू कैसे कम होती है ये सब इंटरनेशनल ट्रेड में अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, कैसे कैसे रुपी वैल्यू कैसे कम हो गई। मान लो पहले 82 का $1 आ रहा था, हो सकता है कि अब ये 83 का आने लगे, तो हमारी रुपी की वैल्यू वीक हो गई। वीक क्या हो गई? वीक हो गई है। ठीक है, वीक हो जाती है, इतना बताया हुआ इसने। और इसके बारे में देखो एक गंदा शब्द इसने इस्तेमाल किया है जो मुझे पसंद नहीं है। अब बताओ जी, 82 का डॉलर आ रहा था, अब ये 83 का हो गया, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू वीक हो गई। वीक होने को अगले चैप्टर में बोलेंगे डेप्रिशिएट हो गई। क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। रुपये पे डेप्रिसिएशन लगा है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बताओ कि एक्सचेंज रेट बढ़ा है या कम हुआ है? मुझे बताओ ये एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? बस इतना लाइव चैट में बताना, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, इतना बता दो भाई साहब। इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ये बता दो। yippee नूडल्स पूछ रहे करेंसी की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। अगले चैप्टर में आएंगे इंटरनेशनल रेट पे। भाई साहब 82 का डॉलर खरीद रहे थे, अब 83 का पड़ रहा है, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई है, हमें नुकसान हुआ है। लेकिन ये वैल्यू डॉलर की जो है वैल्यू वो एक्सपेंसिव हो गई ना, तो ये इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट है। क्या है? इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट। लेकिन ये मॉड्यूल में सिर्फ ये चैप्टर, सिर्फ ये टॉपिक इसको बोलता है ये एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट हो गया। पता नहीं कहां से इको सीखी है इसने, किस बंदे ने ये लिखी है, क्योंकि इसको इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 9 के अंदर। यहां पे पता नहीं क्या वाहियात तुम्हारे साथ खेल खेलने की कोशिश की गई है। खैर इस चीज से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं आपको पढ़वा दूं लैंग्वेज जरा क्या बोल रहा है ये। भाई साहब ये 82 से 83 वैल्यू हुई है, जब एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो हमें नुकसान होता है, हमारी करेंसी वीक होती है, डेप्रिशिएट होती है। ठीक है, अब इसने ऐसा बोल दिया तो देख लेते हैं। एक्सचेंज रेट चैनल तुम्हारे सामने पेश है, इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको। कहता है अगर आरबीआई ने लोअर कर दिए कैश रेट, अबे इंटरेस्ट रेट बोल देता, कभी लैंडिंग रेट बोलता है, कभी कैश रेट बोलता है, कुछ भी बोलता है। इंटरेस्ट रेट मतलब कैश पे जो तुम्हें इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा वो कम हो गया, इसका मतलब यही है कि इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं, फॉल हो गए हैं इन इंडिया। इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं। कंपेयर कर लो किसी दूसरी कंट्री से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया, चाइना से कंपेयर करो तो इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट कम है। तो बिल गेट्स क्या करेगा? इंडिया से पैसा निकाल के चाइना में लगा देगा, अदर कंट्री में लगा देगा किसी भी। तो लोअर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगा रिटर्न्स इन्वेस्टर्स अर्न फ्रॉम एसेट इन इंडिया। यानी कह रहा है इंटरेस्ट रेट लोअर है तो इसका मतलब बिल गेट्स जो अपने एसेट पे इंटरेस्ट अर्न करता है, जो भी रिटर्न उसको मिलते हैं, रिटर्न को मतलब बेनिफिट जो उसको मिलता है रिलेटिव टू अदर कंट्रीज, चाइना से कंपेयर करें तो उसको कम मिल रहा है। तो लोअर रिटर्न रिड्यूस द डिमांड फॉर एसेट्स,
यानी अब बिल गेट्स को कम रिटर्न मिल रहा है, तो वो इंडिया में जहां पर भी पैसा लगाता था, जिस भी एसेट में पैसा लगाता था, वो नहीं लेगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, यानी इंडियन रुपी की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो विद इन्वेस्टर शिफ्टिंग देयर फंड टू फॉरेन एसेट्स, अब इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकालकर फॉरेन कंट्री दूसरे में लगा देगा, इंस्टीड ऑफ इंडिया चाइना में भी लगा सकता है, सिंगापुर में भी लगा सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके, लगा सकता है। फिर आगे क्या होगा, बोल रखा है रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोअर एक्सचेंज रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोअर एक्सचेंज रेट। अब एक बात बता, 82 का $1 अब 83 का हो गया, तो 82 बड़ा है या 83 बड़ा है? ये एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू खराब हो जाती है, हमें नुकसान होता है, ये मानते हैं। एक्सचेंज रेट बढ़ना हमारे लिए हमेशा नुकसान होता है, लेकिन इसने ऐसे लिखा ही नहीं, इसने बोला है लोअर हो गया एक्सचेंज रेट। अबे गधे, इसको बोलना चाहिए था लोअर हो गई रुपी की वैल्यू। ठीक है, लेकिन मेकिंग फॉरेन गुड्स, अब आगे, ठीक है, इतनी कहानी हो गई, इतना ही पढ़ो बस, इसको इतना ही पढ़ो, आगे देखो। हाँ जी, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, पहले डॉलर 82 का था, अब 83 का हो गया, इससे हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, यानी हमारी करेंसी वीक हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। इतना तो समझ में आता है तुम्हें। अब इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे फर्क पड़ेगा दोस्त, ये समझाऊंगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे कैसे, देखो भैया, जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 82 रुपीज में $1 आ रहा था पहले, लेकिन इंटरेस्ट कम होने की वजह से ये 83 का आने लगा, मान के चलो। अच्छा, फिर क्या होगा, मान लो हम 82 की पेप्सी खरीदते थे, एक अमेरिका से, एग्जांपल बोल रहा हूं, अमेरिका से एक यूनिट जो हम 82 की खरीदते थे, अब वो एक यूनिट 83 की मिलेगी, यानी फॉरेन गुड्स हमारे लिए महंगी हो गई, 82 की जगह 83 की हो गई। और जो माल हम फॉरेन कंट्री से खरीदते हैं उसे इंपोर्ट बोलते हैं, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो गए, इंपोर्ट क्या हो गए, एक्सपेंसिव हो गए, इस वजह से इंपोर्ट यानी एम कम हो जाएगा। और देखो इसके एक और साइड है, $1 में इंडिया से 82 टॉफी अगर खरीदता था अमेरिकन, मान लो $1 में इंडिया से 82 टॉफी खरीदता था, अब वो $1 में 83 खरीद पाएगा, यानी इंडियन गुड्स अब उनके लिए सस्ती हो गई। तो इंडियन गुड्स उनके लिए सस्ती हो गई, तो डोमेस्टिक गुड्स चीपर हो गई, यानी मैं बोल दूं इंडियन गुड्स चीपर हो गई, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, यानी वो हमारे से ज्यादा माल खरीदेंगे। तो इस चीज को समझा रखा है इधर, ये बोलता है कि अगर लोअर एक्सचेंज रेट हो गया तो उसकी वजह से फॉरेन गुड्स, अमेरिका के पेप्सी मोर एक्सपेंसिव हो जाएगी, अमेरिका की पेप्सी मोर एक्सपेंसिव हो जाएगी। ठीक है, और हम इंपोर्ट कम कर देंगे, क्या कम कर देंगे, इंपोर्ट कम कर देंगे। ठीक है, ओके, और हमारी गुड्स कंपेयर्ड विद दोज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, अमेरिका की पेप्सी महंगी है और इंडियन गुड्स अब कंपैरिजन में सस्ती हो गई है, कंपेयर कर लिया ना हमारी गुड्स से, इंडियन गुड्स सस्ती हो गई हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, इंडिया का माल बिकने लगेगा, इंडिया का सस्ता हो गया, क्योंकि है ना, और इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो रहे हैं, मोर एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो इंपोर्ट की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी हमारे देश में। क्या आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी। कैसे आ जाएगी भैया, अरे भैया देखो, हमारा सारा माल विदेशी लोग खरीद रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है हमारे माल की। अगर हमारे माल की डिमांड बढ़ गई, तो जब डिमांड बढ़ रही है तो उस चक्कर में प्राइस भी तो बढ़ने लगेगा, बस यही रीजन है। ठीक है, ये 4 चैनल है, बड़े बकवास से चैनल है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है इसको अपने तरीके से समझा के फिर मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ाने की। हिमांशी शर्मा कुछ भी समझो। हां, अब मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट का चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, वो चैप्टर नंबर 9 में आएगा। ठीक है, वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे आते भैया, आपके डाउट्स की तरफ फोकस करते हैं कि बच्चों ने डाउट्स क्या पूछने आज की क्लास में, वो बता देता हूं। सर एक्सचेंज रेट चैनल दोबारा शुरू से समझा दो। अच्छा, प्लीज रिपीट सर। ओके, ले भाई ले, तेरे लिए रिपीट करता हूं, अपनी लैंग्वेज में रिपीट कर देता हूं। देखो जी, मान लो
कोई भी चैनल है तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई पॉलिसी चेंज कर रहा है, उसकी वजह से हमारे घर तक कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। तो ऐसा बोलते हैं अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो जो फॉरेनर्स हैं, बिल गेट्स वगैरह हैं, वो हमारे देश में से पैसा निकाल लेंगे और किसी और देश में शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है जी। तो हमारे देश में से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, हमारे देश में से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि हमारे देश में पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमारे देश में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो हमारे देश की करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। देखो, जब कोई बंदा हमारे देश में पैसा लगाता है ना तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। हमारे देश में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। अगर हमारे देश से पैसा निकाल ले तो हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां से इंडियन रुपी की वैल्यू, रुपी वैल्यू फॉल हो जाएगी, रुपया वीक हो जाएगा, तो एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ेगा। पहला इंपैक्ट इसने ये बताया, कहता है रुपये की वैल्यू फॉल करने के दो इंपैक्ट होंगे। रुपया सस्ता है तो इसका मतलब इंडियन गुड्स चीपर हैं तो ये ज्यादा बिकने लग जाएंगी। वो हमारे देश में इन्वेस्ट तो नहीं करेंगे लेकिन हमारे देश का माल खरीदने लग जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो एक तो ये इफेक्ट किया उसने, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इंडियन गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। ठीक है जी। अब फॉरेन गुड्स हमें महंगी लगेंगी क्योंकि हमारे रुपए की वैल्यू गई, तो जो हम फॉरेन गुड्स खरीद रहे हैं, पेन का कलर वही यूज करते हैं, व्हाइट वाला ही। फॉरेन गुड्स जैसे कि मैंने पेप्सी का एग्जांपल लिया, ये अभी एक्सपेंसिव हो गई हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव हो गई हैं मतलब प्राइस बढ़ा है, इन्फ्लेशन तो यहां पर भी है। मॉड्यूल ने यहां वर्ड यूज किया इन्फ्लेशन का, तो हम ये कम खरीद पाएंगे क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, इंपोर्ट हमारे कम हो जाएंगे। ये बताया गया है। समझ गए बात को? रिपीट कर दिया भाई। नंदिनी मिश्रा बोलती है मॉड्यूल सुप्रीवेसी। लक्ष्य कालरा बोलता है 95% समझ में आ गया। अरे 90% समझ में आ गया तो भी काम हो गया। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। अरे लर्न करने वाला कोई पॉइंट कुछ नहीं है, पेपर में क्वेश्चन यही आएगा, इंटरेस्ट रेट फॉल होने से एसेट के प्राइस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा बस। ठीक, आने भी नहीं वाला इतनी डेप्थ के अंदर क्वेश्चन, तो तुमसे लप्पू लप्पू क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो यार यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, मैं पोल भी चालू कर रहा हूं, और टाइम वाला पोल चालू हो गया उस्ताद, टाइम वाला पोल चालू हो गया। तुम जल्दी से, तुम्हें फंसाऊंगा नहीं, ये वाला सी वाला सही है ऑप्शन, सी टिक कर दो, तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म रेफर्स टू, जो मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आरबीआई ने पॉलिसी बनाई, हमारे घर तक जो मॉनेटरी एग्रीगेट्स हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी। तो लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू विच द एवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स अफेक्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस। कहता है मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म की मुश्किल लैंग्वेज, बहुत खतरनाक लैंग्वेज ये बोलती है कि कुछ चैनल्स के थ्रू जब हम मॉनेटरी एग्रीगेट्स को बदलते हैं, मॉनेटरी एग्रीगेट्स का मतलब होता है मनी सप्लाई को बदलते हैं, तो भाई। हमारे यहां पर भाई, ये तो भाई तू फिक्र न कर, उसकी 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 जो देखे इधर कुणाल सर जिंदाबाद। बच्चे बोल रहे कुणाल सर कहां गए, कुणाल सर कहां गए, कुणाल सर कहां गए? ये रे कुणाल सर। लव सर का कुछ आ गया है लेकिन ये कुछ बड़ा है, बड़ा कुछ है। ये कुछ बड़ा है। क्या बोल सर? कुणाल सर जिंदाबाद। आप भी आई जाओ सर, अब क्या करें? मेरे को देख लिया सर बच्चों ने, मिले हैं तो क्या हुआ? सर ये इंटर पढ़ाने आए थे आज ही कोई क्लास में। हाँ, आज बच्चों को इंटर पढ़ा के चले गए हैं कि भैया ये होता है इंटर में। हम हाइट वाइज खड़े हैं। हाँ, ऐसे। सबसे प्यारा रास दुलारा हूं मैं इन दोनों का। अच्छा बच्चों क्या बोलते हो, लव सर को ले जाए क्या यार? आज सेलिब्रेशन का मूड है सर, कहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हो? चलो ना यार। बॉम्ब गिर गया। कुणाल सर उठाएंगे लव सर को? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम लव सर को लेके जा रहे हैं, हम लव सर को लेके जा रहे हैं। बाय 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 बाय। ठीक है चलो, इजाजत दे रहे हो क्या? अरे 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 फॉरनर हो गए। चलो पढ़ा रहे हो क्या सच्ची? बस सर 5 मिनट की क्लास रह गई है। मैं तो एक चैप्टर, देखो यार मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा। ये मनी मार्केट बढ़ाने के बाद है ना, मैं तुम्हारे लिए इंटरनेशनल ट्रेड लाया था। अच्छा। लेकिन मेरे दिल पे पत्थर रख के सर आपको आज कम क्लास लेनी पड़ेगी। बच्चे खुश हो जाएंगे। 2-4 एमसीक्यूज रह गए, बस ये पढ़ा देते हैं, कहानी खत्म कर देते हैं। आप पढ़ा दो कुणाल सर, मैं तो कह रहा हूँ।
रेशियो ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट। हाँ, बच्चे सर पास कराना है, बच्चे को पास कराना है, बच्चे को इंटर। अरे वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है? तो सर मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे, आपको बताइए अपनी हाँ, मीटिंग एरिया में। हाँ 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 ठीक है, तो वहां जल्दी जल्दी पहुंच जाइएगा। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। कॉन्फ्रेंस रूम है बच्चों वो हमारा। हाँ। अच्छा, बाय द वे सर, इस क्लास के थ्रू सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा, बच्चों दिल से बोल रहा हूँ ये बात, बिल्कुल खुशी नहीं होती मुझे ये करने में, पर बच्चों आज आवाज जा रही है, वैसे भी दूर होता है फिर भी चलिए। आज हम लोग का सेलिब्रेशन है, एंड इस क्लास में मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं कि बच्चों आज क्लास लेना पॉसिबल ही नहीं होगा। आई नो मुझे भी उतना ही बुरा लग रहा है, आप मुझे भी गाली मारोगे, बट बच्चों मैं भी साथ में मिलके अपन फिजिक्स वालों को ही गाली मार सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते बच्चों। कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, बिकॉज आज सेलिब्रेशन है, वी हैव टू बी देयर बाय 3:30 4 o'clock। और गाइस एक बात इंपॉर्टेंट यहां पर ये है, जैसे सेलिब्रेट उनका रिजल्ट कर रहे हैं ऐसे ही आपका भी होगा, समझ रहे हो? तो सोचो कि ये जो लगातार एफर्ट्स चलते हैं सीए वाला बाय पीडब्ल्यू के, वो एफर्ट्स आप लोगों के लिए ही होते हैं। तो कुछ दिन तो सेलिब्रेशन के भी आते हैं, तो उसमें आप भी इन्वाइटेड हो, आप अपने सीनियर्स को कांग्रेचुलेट कर देना, यस, आ जाना सेलिब्रेशन में। तो बच्चा आज प्लीज क्लास नहीं हो पाएंगी, प्लीज मुझे क्षमा कर देना, बट यही प्रॉमिस करता हूँ ये संडे को आपकी मैं 3 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ। अच्छा ले रहे सर, उसमें बच्चों कवर कर सर, कब से चल रहे हैं सर संडे हमारे। हाँ बाकी ठीक है बच्चों, मिलते हैं शाम को और कल की क्लास में मिलते हैं। प्लीज मुझे आज की क्लास के लिए माफ कर देना सर, मुझे एक्चुअली बहुत ही बुरा लग रहा है, बिकॉज का सब सर एग्जाम, बच्चे तो खुश हैं। सर इनका एग्जाम्स बहुत पास आ गया ना सर, सर का सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, थोड़ा सा सर वो बुरा लगे रहा है, बट ठीक है बच्चों समझ जाना, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी लो सर मिलते हैं, जल्दी से बच्चों को निपटाओ, फिर साथ में मजे करेंगे दोनों भाई। बाय बच्चों, बाय द वे यस, वेरी सून हम लोग मिलके भी आपके लिए पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। खुदा की चौपाल में अगर लव सर नहीं आए तो बच्चों मजा कैसे आएगा? सही है। सर एक डांस स्टेप दिखा दे बच्चों को। हाँ कौन सा वाला? वाली आपको याद है सर? थोड़ा सा याद है बच्चों सिर्फ आप लोगों के लिए हाँ। हम कर रहे हैं वो वाला डांस स्टेप। हाँ। 3 2 1 गो। यहाँ फंस गया मैं। मैं लेकिन आपको फॉलो किया, और एक बार हाँ। 3 2 1 गो। सही है, मिलते हैं बच्चों, बाय, टेक केयर। सही है। कल मिलते हैं, सो सॉरी फॉर टुडे बच्चों, आई हैव नो अदर ऑप्शन। एंजॉय लव सर क्लास, सी यू। ओके, है मौज आ गई, कुणाल सर आ गए धुआं उठाने। चलो भैया, चलो 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 आते हैं। हाँ जी, तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे हमारा प्रोडक्ट और प्राइस अफेक्ट हो जाता है। अब तुम पूछोगे काहे का प्रोडक्ट काहे का प्राइस? भैया इससे तो डिमांड अफेक्ट हो रही थी। अरे भैया डिमांड में बदलाव आएंगे तभी तो प्राइस में बदलाव आएंगे। तो सी वाला इज द राइट आंसर। वंशिका, अभिजीत, रूपल, पलक, दिव्यांश, फैजान, पृथ्वी, नमन, मान्या और मेघबोस, दीज आर द टॉपर्स। और ये का हो गया महासभा। हाँ, अगले पे आ जाओ उस्ताद। लिखा है यहां पर, जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं वही लिखा है, मैं पढ़ा देता हूं आपको, पहले पढ़ा देता हूं भाई। चलो ये तो छोटा सा है। हाँ, कहता है कौन सी लाइन करेक्ट है? 4 लाइनें लिखी हुई है, कौन सी लाइन करेक्ट है? अब कितनी भी लाइन लिखी होगी मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, लाइन लिखा है वाइल सीआरआर हैज टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक्स। बैंक्स को अपनी सीआरआर मेंटेन रखनी पड़ती है आरबीआई के कहने से, ठीक है? तो एज कैश विद द आरबीआई, देखो ना, बैंक के पास मान लो 100 करोड़ का डिपॉजिट है, ये कुछ पैसा आरबीआई के पास रखता है सीआरआर के तौर पे, कुछ पैसा एसएलआर के तौर पे अपने पास रखता है, बाकी सारा पैसा जो बचता है वो लोन पे दे देता है। यही तो होता है ना नॉर्मली। तो कहता है बैंक को कुछ कैश आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो द एसएलआर रिक्वायर होल्डिंग अप्रूव्ड एसेट्स बाय द बैंक इटसेल्फ। कहता है जो एसएलआर है उसकी होल्डिंग्स बैंक अपने पास रखता है कुछ अप्रूव्ड एसेट्स की फॉर्म में। अप्रूव्ड एसेट्स का मतलब बेसिकली कैश होता है, गोल्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, इसकी फॉर्म में अपने पास रखता है। बहुत सही डेफिनेशन ही दी हुई थी, बी वाले के साथ चले जाएंगे, यही आंसर है, बस और कुछ नहीं लिखा इसमें। तो बी वाला सही है भाई। नरूतो, फैजान, एप्पल, अंतरिक्ष गुप्ता, दीज आर द टॉपर्स। अगले पे चलते हैं। देखो भैया, अब आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, ठीक है? अब पहले मुंह से बोल के बता देता हूं, फिर आपको बताता हूं। चलो पहले बता देता हूं। देखो जी,
आरबीआई एक्ट बना था 1934 में। एक्ट बनने के बाद चीज बनती है, पहले बनता है एक्ट फिर बनती है चीज। आरबीआई एक्ट 1934 में बना और उसके बाद आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 में, 35 में, राइट। ओके, रिपोर्ट है। अनुराग सर थोड़े लेट है, ठीक है, अभी नहीं है। तो जब एक्ट बना तो उस एक्ट में चेंजेस लाए गए 2016 में। भाई साहब 1934 का एक्ट, उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए 2016 में। हमारे देश की गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना। तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम बताएंगे आरबीआई इन्फ्लेशन का लेवल कितना होना चाहिए देश में, हर 5 साल तक हम बताएंगे। जैसे कि 2016 में बताया था 2021 तक कि देश के अंदर 6% इन्फ्लेशन होनी चाहिए। कितनी? 6% इन्फ्लेशन। भाई साहब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई के अंदर, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी होती है, वो बनाती है, ठीक है, ओके। 6% होनी चाहिए। आरबीआई को बोला सरकार ने कि 6% होनी चाहिए। मनी सप्लाई को कुछ ऐसा मैनेज करना है कि देश में इन्फ्लेशन 6% होनी चाहिए। इन्फ्लेशन को टारगेट कर लिया। क्या कर लिया? टारगेट। तो ठीक है, सॉरी 6% नहीं 4% बोला। क्या बोला? 4% बोला। 4% इन्फ्लेशन की लिमिट होनी चाहिए। अगर इन्फ्लेशन इससे ज्यादा हो गई तो बेइज्जती है, यानी बेइज्जती है हमारे देश की। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो जाती है तो वो भी बेइज्जती है। तो यहां पर सरकार साथ में बोलती है कि इन्फ्लेशन मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट, मैक्स टू मैक्स जो हम टॉलरेट करेंगे वो 6% तक करेंगे। इससे ऊपर चली गई तो बहुत गहन बेइज्जती हो जाएगी। और मिनिमम लिमिट भी सेट कर दी है, मिनिमम टॉलरेंस लिमिट। इन्फ्लेशन अगर 2% होगी तो बस फिर सहन नहीं हो पाएगा। और इसकी भी लिमिट है। कहता है, सरकार कहती है हम देखेंगे कि लगातार 3 क्वार्टर तक ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। 3 क्वार्टर मतलब 3 पौवे नहीं होता, 3 क्वार्टर का मतलब 9 महीने होता है। एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं ना, 3 क्वार्टर का मतलब 9 महीने हो गया। सरकार ने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया आरबीआई के साथ। बोला एक इन्फ्लेशन का रेट डिसाइड करेंगे। 2016 में डिसाइड किया था 5 सालों के लिए, उसके बाद फिर रिपीट कर दिया। वो आपके कोर्स में है नहीं, पुराने वाला ही है। तो एक फैक्ट रिलेटेड बात हो रही है। तो यहां पर एक इन्फ्लेशन का रेट डिसाइड किया गया, 4% होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा होती है तो 6% से ऊपर हुई तो हम सहन नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे। और मान लो 1-2 दिन के लिए 6% हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9 महीने के लिए हो गई तो बच्चा पैदा हो जाता है 9 महीने में। तो 9 महीने में इन्फ्लेशन पैदा, एक मुसीबत पैदा हो गई, ठीक है। और इन्फ्लेशन का बहुत कम होना भी खतरनाक है। तो इन्फ्लेशन 2% अगर 9 महीने तक हो जाती है तो फिर खतरनाक हो गया। तो ये सब चीजें डिसाइड की हैं। खैर अब मॉड्यूल पे आते हैं। ये तो मैं ऐसे ही अपने लैंग्वेज में आपको कुछ फैक्ट बता रहा था। मॉड्यूल के अंदर लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्या हेडिंग लिखी हुई है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके डिसीजन कौन लेता है? पहली बात तो लेती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसकी डिटेल यहां पर नहीं दी हुई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट बना था 1934 में, इसको अमेंडेड किया गया। अमेंडमेंट आई, कुछ बदलाव आए 2016 में। कैसे बदलाव आए? यहां पर एक बनाया गया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। एक लीगल एग्रीमेंट था, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बनाया गया, ठीक है। अरे मत ढूंढो हेडफोन भाई, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, इस एग्रीमेंट में क्या हुआ, ठीक है, इट इज एन एग्रीमेंट। ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में हुआ। किस लिए? ये इन्फ्लेशन रेट की एक मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट देख रहे थे और मिनिमम टॉलरेंस लिमिट देख रहे थे वहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्यों ऐसा किया गया? ताकि प्राइस की स्टेबिलिटी अचीव हो पाए। प्राइस ना तो 6% से ऊपर बढ़े ना 2% से नीचे गिरे, इसके बीच में ही रहे, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं। तो अमेंडेड एक्ट है आरबीआई का 2016 वाला, इस बात को आप ध्यान रखोगे। यहां पर एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया, यानी इन्फ्लेशन 4% को टारगेट करके फ्लेक्सिबल रखा गया। 4 से थोड़ी ज्यादा 5-6% हो जाए, 4 से थोड़ी कम 2% हो जाए, लेकिन 9 महीने तक ऐसा ना रहे, 3 क्वार्टर में ऐसा ना रहे, ठीक है। आगे आ जाओ। तो भैया एक आता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। क्या होता है? तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब होता है अनाउंसमेंट ऑफ ऑफिशियल टारगेट रेंज फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की टारगेट रेंज क्या होगी? जैसे कि 2% से 6%। क्या बोला? मिनिमम 2%,
मैक्सिमम 6%। ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो गया। ठीक है, तो भैया उर्जित पटेल हमारे आरबीआई के गवर्नर थे, इनके अंडर में एक्सपर्ट कमेटी बैठी। ठीक है, इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज किया। कब किया? जनवरी 2014 में। 2016 से पहले की बात हो रही है। उर्जित पटेल गवर्नर, इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, 2014 में कुछ सजेशन दी, बोला अबेंडन करो मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच। एक मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच होती थी पहले, उसको बंद करो, बैन करो, इसका मतलब नहीं बताया। एंड मेक इन्फ्लेशन टारगेटिंग द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। कहता है अब तुम सिर्फ इन्फ्लेशन पे ध्यान दो, मल्टीपल चीजों पे ध्यान मत दो, सिर्फ प्राइस यानी इन्फ्लेशन पे ध्यान दो, इन्होंने बताया। तो इन्फ्लेशन टारगेट इज टू बी सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई वंस इन एवरी 5 ईयर। ये पेपर में आ सकता है, पेपर में ये आ सकता है। हमेशा देश की सरकार आरबीआई के साथ मिलकर 5 साल में एक बार बैठेगी और 5 साल के लिए इन्फ्लेशन का टारगेट सेट करेगी। 2016 में, इसके बाद 2016 में सरकार बैठी है, मीटिंग हुई है इनकी, 3 क्वार्टर पिए हैं इन्होंने। 3 क्वार्टर पिए हैं मतलब 3 क्वार्टर का टाइम लिया है कि भैया इन्फ्लेशन का लेवल सेट कर दिया। इसके आगे का डेटा तुम्हारी बुक में गिवन नहीं है। ठीक है, अब यहां बात होती है भैया कि गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे और ये 4% होगी। कितनी? 4% होगी। कब से कब तक? 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021, 5 साल के टाइम में ये टारगेट कर लिया। और अपर टॉलरेंस लिमिट 6%, लोअर टॉलरेंस लिमिट 2%, ये डिसाइड कर लिया। ठीक है, 5 साल तक कर लिया। और यह बताया कि आरबीआई इज मैंडेटेड, आरबीआई को जरूरी है टू पब्लिश अ मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। एक मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट छापेगा आरबीआई इन एवरी 6 मंथ्स। यह भी इंपॉर्टेंट है, हर 6 महीने में आरबीआई अपनी वेबसाइट पे मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट छापता है कि देश के हालात क्या चल रहे हैं, जिसके अंदर वो सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन एक्सप्लेन करता है कि इन्फ्लेशन कहां से आई है, किस वजह से आई है, और थोड़ा सा फोरकास्ट करता है। फोरकास्ट करता है इन्फ्लेशन के बारे में कि आने वाले 6 से 18 महीने तक इन्फ्लेशन कितनी रहेगी। 6 से 18 महीने तक इन्फ्लेशन कितनी रहेगी, ध्यान रखना भाई साहब। दोबारा बताता हूं, सरकार आरबीआई के साथ हर 5 साल में एक बार मिलकर इन्फ्लेशन को टारगेट करेगी। आरबीआई हर 6 महीने में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट छापेगा और उस रिपोर्ट के अंदर बताएगा कि आने वाले 6 महीने से लेकर 18 महीने तक इन्फ्लेशन कितनी रहने वाली है। करंट हालात और फ्यूचर में क्या सोचता है आरबीआई, वो भी बताएगा कि इसका अंदाजा क्या है। ठीक है जी। और यह बोलता है कि अगर एवरेज इन्फ्लेशन लगातार 3 कॉन्सेक्यूटिव क्वार्टर्स में अपर टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा पहुंच गई, 6% से ज्यादा पहुंच गई, तो गुद्दी पकड़ लेगा। कौन पकड़ लेगा मैं नहीं बताऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी इसमें तो। ठीक है, और अगर एवरेज इन्फ्लेशन लेस देन लोअर टॉलरेंस लिमिट रही, मतलब 2% से कम रही लगातार 3 क्वार्टर तक, तो भी गुद्दी पकड़ लेगा। कौन किसकी पकड़ेगा ये तुम्हें पता होना चाहिए। सरकार आरबीआई की पकड़ेगी, आरबीआई सरकार की पकड़ेगी। सरकार ही आरबीआई की गुद्दी पकड़ने के लिए बोल रही है। अगर 3 क्वार्टर तक, 9 महीने तक इन्फ्लेशन टॉलरेंस लेवल से बाहर रही तो तेरी गुद्दी पकड़ ली जाएगी, ऐसे बोल रही है। बस चैप्टर खत्म हो गया। यहां पर कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं यहां से मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क से। दोस्तों यही वाला क्वेश्चन कराऊंगा, पोल चालू कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इज ऑन, किस चीज से रिलेटेड था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? ये था मैक्सिमम टॉलरेंस इन्फ्लेशन रेट से, रेपो रेट वगैरह कुछ नहीं था इसमें। मैक्सिमम कितनी इन्फ्लेशन रेट टॉलरेट की जाएगी जो आरबीआई को टारगेट करनी चाहिए टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। मैक्सिमम क्या, मिनिमम भी था इसके अंदर, लेकिन लाइन तो ये लिखी हुई थी। समझ रहे हो बात को? इतना सा है चैप्टर ये, यहां पर ये चैप्टर खत्म हो गया। हाँ, गुद्दी लाल कर देंगे ऐसे बोल रहा था, बहुत भयंकर बोलता है भाई। गुद्दी लाल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, धिमकाना कर देंगे, बस की कुछ है नहीं, फिर भी कर देंगे कर देंगे, तोता समझ रखा है। चलो इंटरनेशनल ट्रेड का कुछ लाया था कि आपको थोड़ा सा करा दूं, लेकिन अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है ना। यहां पर इस क्वेश्चन में आंसर क्या होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए, बी वाला ही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन के जो टॉपर्स रहे हैं बच्चे, देव, नरूतो, अंतरिक्ष, दीज आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। अगली क्लास में करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड यानी चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट। मैंने सोच रखा है कि कल क्लास होगी आपकी 1 बजे। गुद्दी का मतलब बैक साइड वाली नेक रवि, गला ये होता है, गुद्दी ये होती है। ठीक है,
ठीक है। हाँ आदित्य प्रकाश पारेख भाई, मैं देखता हूं बच्चों ने कुछ डाउट्स पूछे होंगे, पहले उनके ऊपर बात कर लूं मैं, कॉमन डाउट्स पे। सर यूनिट 3 की नोट्स में ऑल पीपीटी लिख, हाँ लिख लो विपुल भाई भी लिख लो, ठीक है। प्रिंस पाटिल थोड़ा कॉन्फिडेंस आन दो, चैप्टर नंबर 9 जब खत्म हो जाएगा तब कॉल करेंगे, ठीक है। आदित्य पारेख बोल रहा सर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को एक बार शॉर्ट में बता दो। भाई साहब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक बार शॉर्ट में बता दो, मैं बता देता हूं, तुम्हारे कहने पे बता देता हूं। भाई साहब देखो, एक बैंक के पास अगर 100 करोड़ रुपया है तो उसने सीआरआर के तौर पे 5 रुपए रख लिए, 15 रुपए रख लिए एसएलआर के फॉर्म में, और बाकी पैसा जो बचा था 80 का लोन पे दे दिया, ठीक है जी। अब ये जो एसएलआर के फॉर्म में रखे थे, ये मान लो 5 करोड़ कैश रखा था, 5 करोड़ के गोल्ड रखे थे, 5 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी थी, जी सैक मैंने बोल दिया। ऐसे रख सकता है एक बैंक। अब बैंक किसी मुसीबत में फंस गया, क्राइसिस में फंस गया, तो बैंक को चाहिए लोन, लोन देगा इसको आरबीआई। तो आरबीआई लोन देने के बदले बोलता है कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखवा। बैंक बोलता है मेरे पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो है ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा जो भी उसके पास सिक्योरिटी रखी होती है वो गिरवी रख के लोन लेता है। तो आरबीआई बोलता है तू फंस गया। आरबीआई कहता है अगर तू मेरे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखवा देगा तो मैं तेरे को लोन दे दूंगा, और बदले में लूंगा तुझसे रेपो रेट। रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट होता है, वो लूंगा। मान लो रेपो रेट चल रही है 4%, ये लूंगा। ये बोलता है मेरे पास एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। आरबीआई बोल रहा है फिर भी तू फंसा हुआ है, तो एक काम कर, जो तेरे पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, इसका तू 1% मेरे पास गिरवी रख के लोन ले सकता है, इसके लिए अलाउड है। तो ये गिरवी रख के लोन लेगा तो आरबीआई बोलता है कि तू रख ले। बैंक बोलता है नहीं नहीं ये तो एसएलआर है, मैं तो फंस जाऊंगा। आरबीआई बोलता है तू पहले ही फंसा हुआ है, तो तेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा तेरे को। तो आरबीआई बोलता है ये रखवा के लोन ले ले, तेरे लिए स्पेशल है, सबके लिए नहीं है। इस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो कितना होगा बताओ जरा, कितना होगा? वो रेपो रेट से 1% ज्यादा होगा। क्या होगा? रेपो रेट से 1% ज्यादा होगा। इसे बोलते हैं, आरबीआई बोलता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मार्जिनल का मतलब एडिशनली तेरे साथ खड़ा हूं। स्टैंडिंग मतलब खड़ा हूं फैसिलिटी। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है औकात से बाहर जाकर उसको लोन देना, लोन देने के बाद 1% रेट ज्यादा चार्ज करना, और ये रेट कहलाता है एमएसएफ रेट। एमएसएफ रेट। ठीक है, तो एमएसएफ रेट हमेशा रेपो रेट से 1% ज्यादा होता है। अच्छा जी, अब बच्चे ने पूछा सर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बताओ। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम ये भी पूछा था, ये भी बता देते भैया, ये तो कुछ और है। कहता है फॉरेनर्स का पैसा हमारे देश में आता जाता रहता है। जब फॉरेनर्स ने बहुत सारा पैसा हमारे देश में डाल दिया तो हमें डर है कि मनी सप्लाई बढ़ ना जाए। मनी सप्लाई के बढ़ने से हमारे देश में मनी की वैल्यू कम हो जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, हमें डर है इस बात का। तो जब जब एक्स्ट्रा पैसा फॉरेन कंट्री से आएगा हमारे देश में, तो सरकार यहां हमारे देश में मनी सप्लाई को कम करेगी। कैसे कम करेगी? सरकार इनका तो कुछ घंटा नहीं बिगाड़ सकती, हमसे छेड़छाड़ करेगी। सरकार बोलेगी चल यार हम एक काम करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लेते हैं। तो आरबीआई विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लोगों को बेच देगी। आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इससे क्या करेगी? लोगों को आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी तो मनी सप्लाई डिक्रीज कर दी, लोगों से पैसा ले लिया। तो जितना एक्स्ट्रा पैसा आया सरकार ने उतना वापस ले लिया। अब मान लो सरकार को लगता है, देखो अंदर की बात समझो, सरकार को लगता है इंडिया में 100 रुपए होने चाहिए, यह सरकार को लगता है। अब क्या किया? बिल गेट्स ने यहां पर 50 रुपए डाल दिए, तो देश के अंदर कितना हो गया? 150 हो गया। आरबीआई को बुरा लगा, आरबीआई कहती है ये तो बहुत ज्यादा पैसा हो गया, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और यहां से इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो आरबीआई कहता है कि हम तेरे पैसे को तो छेड़ेंगे नहीं, हम यहां पर ये 50 रुपया विड्रॉ कर लेंगे। कैसे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देंगे लोगों को, बैंक को।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्केट को स्टेबल करने की स्कीम। जैसी थी वैसी स्टेबल करनी है, जो फ्लक्चुएट हो गई थी उसको स्टेबल कर देगी आरबीआई। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम इज अ स्कीम ऑफ स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टेबल करने की। ठीक है गौरव गोयल, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास हेडफोन नहीं है, कह रहा हेडफोन नहीं है, बाय बाय सर। ठीक है, दुर्गेश कश्यप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है आरबीआई पब्लिक और बैंक दोनों से लेता है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में मेरे दोस्त इतना ही। तुमने बोला था, मैंने समझा दिया। एक बार लीडर बोर्ड यहां पर बच्चों को दिखा देता हूं। टॉप पे रहे हैं फैजान शेख, फरहान, रूपल, आलोक, कपिल, देव, अक्षत, एप्पल, शिवानी, ऋषिकेश। दिस चैप्टर इज डन। 10 नंबर का अब अगला चैप्टर है, उसके पास पहुंचेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। और एक बात, प्यार लास्ट क्लास में तुम सब बच्चों ने इतना प्यार बिखेरा, इतना प्यार बिखेरा कि मैं खुश हो गया। तो वही लेवल का प्यार चाहिए भाई, प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरा पूरा प्यार तुम्हारा आ रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल। प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई।